जो टॉप कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होगी कंप्यूटर की। अच्छा देखो, ब्राउजर क्या है, देखो गूगल क्रोम हमारा ब्राउजर है, ठीक है। सफारी हमारा ब्राउजर है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी हमारा क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है। सैमसंग इंटरनेट ये ब्राउजर है। ओपेरा ये ब्राउजर है। और ब्रेव ये भी ब्राउजर है। यूसी ब्राउजर तो पता ही है। यांडेक्स ब्राउजर है। विवाल्डी ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी ब्राउजर है, ठीक है। और मोजैक क्या एक सर्च इंजन है। एओएल सर्च इंजन है, ठीक है। इकोसिया सर्च इंजन है। आस्क.com सर्च इंजन है। बाइडू सर्च इंजन है, ठीक है। डगडगो ये भी सर्च इंजन है। याहू भी सर्च इंजन है। और यांडेक्स याद रखिएगा, यांडेक्स भी हमारा क्या है, सर्च इंजन है। और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट बीइंग है ये भी सर्च इंजन है। गूगल तो हमारा सर्च इंजन है ही, ठीक है। कुछ प्रमुख एंटीवायरस जो है, बिट डिफेंडर हमारा एंटीवायरस हो गया। नॉर्टन 360 एंटीवायरस हो गया। मैकफी एंटीवायरस हो गया। कास्पर स्काई, ठीक है। कास्पर स्काई भी हमारा क्या कहते हैं, एंटीवायरस हो गया। एवेस्ट1 हमारा एंटीवायरस हो गया। विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस हो गया। सोपस होम एंटीवायरस हो गया। ट्रेंड माइक्रो मैक्सिमम ये भी हमारा एंटीवायरस हो गया, ठीक है। देखो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमें पता है, बिल गेट्स इसके संस्थापक है। इसका हेडक्वार्टर जो है रेडमंड में है, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। इसकी स्थापना 4/4/1975 में हुई थी, ठीक है। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज होता है ना एक, यह एक ऐप सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर होता है ये जो एक समूह में काम करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत काफी सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एमएस वर्ड मिलता है, एक नंबर है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है ये, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं एमएस वर्ड में, जैसे टाइपिंग करते हैं ना एमएस वर्ड, तो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है। एमएस एक्सेल होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रयोग होता है, जैसे टैली वैली करते हैं ना, एमएस एक्सेल में करते हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे कोई फाइल बनानी है, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट ये क्या है, प्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है, ठीक है। और एक एमएस आस्कीज होता है, ठीक है। और एक एमएस पब्लिशर होता है, ठीक है। एक एमएस आउटलुक होता है, ठीक है। और एक एमएस स्काई ड्राइव होता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड जो एमएस सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके पैकेज में एमएस वर्ड मिलता है हमें, एमएस एक्सेल भी मिलता है, एमएस पावर भी मिलता है हमें, पावर पॉइंट, एमएस आस्कीज भी मिलता है हमें, ठीक है। आस्की भी मिलता है, एमएस पब्लिशर भी मिलता है हमें, ठीक है। और एमएस आउटलुक मिलता है, और एमएस स्काई ड्राइव मिलता है, ठीक है। अब एमएस वर्ड में प्रयोग होने वाली की, जो एमएस वर्ड होता है ना, जब एमएस वर्ड ऐप खोलते हो तो उसमें प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण की होते हैं। ये तो कंट्रोल ए, अगर आप कंट्रोल ए दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल बी दबाओगे तो बोल्ड करेगा। कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपी करेगा। कंट्रोल डी दबाओगे तो डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करेगा, ठीक है। और कंट्रोल ई दबाओगे तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करेगा, ठीक है। और कंट्रोल F5 दबाओगे तो फाइंड करेगा। और कंट्रोल जी दबाओगे तो क्या करेगा, गो टू करेगा, ठीक है। और कंट्रोल एस दबाओगे तो आप क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। और कंट्रोल आई दबाओगे तो आप इटैलिक, कंट्रोल जे दबाओगे तो जस्टिफाई, कंट्रोल के दबाओगे तो हाइपर लिंक, ठीक है। मतलब हाइपर लिंक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कंट्रोल ए के दबाइए क्या होता है, तो हाइपर लिंक इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या इंसर्ट, ठीक है, हाइपर लिंक इंसर्ट, ठीक है। एल दबाओगे तो आप लेफ्ट अलाइन करेगा, ठीक है। एम दबाओगे तो आप इंडेंट लेफ्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल एम दबाओगे तो आप इंडेंट लेफ्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल एन दबाओगे तो न्यू फाइल खुलेगी। कंट्रोल ओ दबाओगे तो ओपन फाइल होगी, ठीक है। कंट्रोल ओ दबाओगे तो ओपन फाइल ये हो गया, देखो। कंट्रोल पी प्रिंट हो गया। कंट्रोल क्यू ऐड स्पेस बिफोर प्रोग्राम हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं, बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। एंड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कंट्रोल क्यू से होता है, ठीक है। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव होता है। कंट्रोल टी से क्या कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट होता है, क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, ठीक है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ये इंडेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट नहीं है, ये इंडेंट है। कंट्रोल अगर क्या कहते हैं, कंट्रोल अगर आप एल दबाओगे तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट करेगा। और कंट्रोल टी दबाओगे तो आप लेफ्ट इंडेंट करेगा, ठीक है। कंट्रोल यू अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द फाइल, ठीक है, याद रखना। कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट के लिए हो गया, ठीक है। कंट्रोल वाई जो है रीडू, ठीक हो गया। और कंट्रोल जेड जो है अंडू, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल और कंट्रोल टी जो है वो लेफ्ट इंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ओ जो है ओपन फाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंट्रोल जो एफ है वो इंपॉर्टेंट है, फाइंड। कंट्रोल जी गो टू इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जे जस्टिफाई इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल आई भी इंपॉर्टेंट है, टैलिक। कंट्रोल ई के जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपर लिंक इंसर्ट, ठीक है। पूछता है कि कंट्रोल के से मतलब क्या होता है, तो हाइपर लिंक इंसर्ट, या ऐसे पूछ देगा हाइपर लिंक इंसर्ट के लिए एमएस वर्ड में कौन सी की दबाते हैं, तो कंट्रोल की दबाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एन तो मतलब न्यू फाइल, ठीक है। अच्छा एमएस वर्ड का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, एडिटिंग में करते हैं, फॉर्मेटिंग में करते हैं, ठीक है। और यह एमएस सूट का हिस्सा होता है, ठीक है। और प्रिंटिंग, टाइपिंग, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, एमएस वर्ड का। अच्छा एमएस वर्ड का विंडो के लिए पहला वर्जन जो है 1989 में बनाया गया था, ठीक हो गया। और एमएस वर्ड 2007 से ना, मतलब 2007 तक तो डॉट DOC होता था, लेकिन 2007 के बाद क्या होने लग गया, अब डॉट COCX एक्स जुड़ गया, ठीक है। 2007 के बाद क्या जुड़ गया है, डॉट TOCX जुड़ गया, ठीक है। बाकी देखो आप एमएस वर्ड को जैसे ही ओपन करेंगे तो जो स्क्रीन सामने आती है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो यूजर जो है क्या कहते हैं, मतलब यूज करने वाला है, यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। और एमएस वर्ड में देखो टाइटल बार होते हैं, तो मिनिमाइज जो एमएस वर्ड होता है ना, उससे जो टाइटल बार होते हैं, ठीक है। मतलब जब एमएस वर्ड आप खोलोगे ना तो एक टाइटल बार का यहाँ पर एक आइकन बना रहेगा, उसमें मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, रीस्टोर होता है, क्लोज होता है, ठीक है। और मेन्यू बार जो होता है एमएस वर्ड का, उसमें होम, व्यू, फाइल, डिजाइन, ड्रॉ और क्या कहते हैं ये लेआउट और हेल्प, ठीक है। और मेलिंग टैब, ठीक है, ये होता है, ठीक है। मेन्यू बार में पूछता है कि व्यू किसमें होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, या इनमें से कोई नहीं, तो किस में होगा, व्यू मेन्यू बार में होगा, ठीक है। और मिनिमाइज होगा टाइटल बार में, ठीक है। अच्छा एमएस वर्ड में रूलर दो प्रकार के होते हैं, पूछता है सीधे कि एमएस वर्ड में रूलर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल रूलर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्षैतिज जो हो गई ऐसी लाइन, और वर्टिकल हमारी ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है सीधी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक हो गया। और क्लिपबोर्ड में 24 वस्तुएं रह सकती हैं, ठीक है। जो क्लिपबोर्ड होता है ना एमएस वर्ड की, उसमें 24 वस्तुएं रह सकती है, ठीक है। और एमएस वर्ड में केस 5 प्रकार के होते हैं, जो केस होते हैं ना, मतलब जो केस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो क्या करते हैं, वाक्य का जो है पहला अक्षर बड़ा करते हैं ना, उसे सेंटेंस केस लिखते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी सेंटेंस वैसे लिखते हैं, फर्स्ट में कैपिटल, फिर उसके बाद सब स्मॉल, ठीक है। अच्छा लोअर केस करें तो सभी अक्षर छोटे, देखो लोअर का मतलब छोटा, अपर केस मतलब अपर मतलब सभी बड़े होंगे। टाइटल केस का मतलब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, टाइटल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक शब्द, कोई भी शब्द लिखेंगे ना तो उसका पहला अक्षर बड़ा होगा। और टॉगल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा और बाकी सब बड़े होंगे, ठीक है। तो देखो टॉगल केस में क्या होगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा होगा और बाकी सब बड़े होंगे, तो टॉगल केस में होगा, ठीक है। पहले छोटे, जैसे मान लो मैंने क्या कहते हैं विक्रांत लिख दिया, जैसे मैंने नानू लिख दिया ना, ये NANU,
ठीक है ऐसे, ठीक है, मतलब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा है, देखो छोटा, पहला अक्षर छोटा और बाकी सब बड़े हैं, देखो ये बाकी कैपिटल, तो ये टॉगल केस हो गया, ठीक है। और टाइटल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, ठीक है, ये याद रखना। चेंज केस के लिए होम टैब में जाना होगा या एक शॉर्टकट की शिफ्ट F3 का यूज करेंगे, ठीक है। अगर चेंज केस के लिए हमने या तो होम टैब दबाना पड़ेगा, अगर हमने केस चेंज करना है, ठीक है, मान लो ऐसी लाइन कर दी ना, फिर अगली लाइन में जाना है तो या तो हमने होम टैब दबाना है या क्या करना है, एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3, ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे हम, ठीक है, ठीक हो गया। अगला है देखो हेडर, ठीक है, हेडर किसे कहते हैं हम, पेज के, ठीक है, पेज के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होता है हमेशा हेडर। हेडर कहाँ होता है, जो पेज होता है ना, ये पेज इसके बीचों बीच सेंटर में होता है, उसको हेडर बोलते हैं। टोफर किसे बोलते हैं हम, पेज के नीचे बीचों बीच, पेज के नीचे बीचों बीच को टोफर बोलते हैं, ठीक है क्या। और फुट नोट, फुट नोट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला जो होता है फुट नोट होता है। इंड नोट टेक्स्ट के बिल्कुल बाद में दिखने वाला नोट होता है, जो टेक्स्ट के बिल्कुल बाद में दिखने वाला नोट होता है उसे इंड नोट बोलते हैं, ठीक है। ये नोट के प्रकार हो गए फुट और इंड। बाकी मैंने हेडर बता दिया आपको, हेडर कहाँ होता है, पेज के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होगा। टोफर कहाँ होगा, पेज के नीचे बीचों बीच होगा, बिल्कुल। हाँ, तो टीसीपी आईपी कितनी परतें होती है, 4 परतें होती है, ठीक है। एक एप्लीकेशन लेयर होती है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एक इंसर्ट लेयर होती है, एक नेटवर्किंग एक्सेस लेयर होती है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर होती है आपसे पूछेगा टीसीपी आईपी में, तो 4 परतें होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और क्या कहते हैं इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक हो गया। बाकी हमें पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में हमारा गूगल हो गया, जूम हो गया हमारा, ठीक है, और ये फेस टाइम हो गया, ठीक है, गूगल हैंग आउट हो गया हमारा, स्काइप हो गया, टीम व्यूअर हो गया, ठीक है। और ये भी पूछता है देखो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है, एक सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, ठीक है, एक जस्टिफाई होता है, ठीक है, सभी लाइन बराबर होती है जिसकी जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एमएस वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं, ठीक है। मान लो ये पेज है ना, तो इसमें मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, 5। अब एक तो टॉप मार्जिन हमारा, ये टॉप मार्जिन ये भी इजी होता है, लेफ्ट लेफ्ट मार्जिन हो गया, राइट राइट मार्जिन हो गया, ठीक है। और एक हो गया बॉटम मार्जिन, नीचे बॉटम मार्जिन हो गया, और जो बचा हुआ शेष होता है ना उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। जैसे ये है ना, ये है, ये अंदर पेज है, ये जो बचा है इसको गटर मार्जिन बोलेंगे, ठीक है। तो 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। सीधे क्वेश्चन बनता है एमएस वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेव का मतलब क्या होता है, पहली बार डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करना शेव कहते हैं। अगर किसी चीज को संशोधन या मॉडिफाई करके आप सेव करते हो तो उसे सेवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेवर्स मैंने अंतर बता दिया, ठीक है। और अगला है देखो, अब हमारा इंटरनेट, देखो इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब, ठीक हो गया। और टीसीपी किसी भी सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, इसके बाद आईपी रिसीवर तक भेजता है, ठीक है। टीसीपी क्या करता है, किसी भी सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और इसके बाद आईपी रिसीवर तक भेजता है, ठीक है। बाकी फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं, विंड सर्वर को बोलते हैं, ठीक है। आईपी टीसीपी, ठीक है, ये आईपी टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और क्या कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इनके जो क्या कहते हैं फादर माने जाते हैं इंटरनेट के, तो विंड सर्वर को करते हैं, ठीक है, विंड सर्वर को मानते हैं, ठीक है। और इंटरनेट के लिए टीसीपी आईसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन मतलब कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, टीसीपी किसी भी सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स में करता है। ये जो है कोई भी सूचना जा रही है ना, अब ऐसे पूरी सूचना को नहीं जाता है, ठीक है, ये तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करता है, तोड़ता है, इसके बाद आईपी रिसीवर तक भेजता है, ठीक है। ये काम होता है टीसीपी का, ठीक है। अच्छा, दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है ICANN, ठीक है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइंड नेक्स्ट या नंबर्स, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क को 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना हमारा नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। नेटवर्क स्थापित करने के लिए जरूरी चीजें क्या क्या होता है, अगर नेटवर्क आपने स्थापित करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो रिपीटर्स चाहिए होता है। पूछता भी रिपीटर्स किस काम आता है, तो सिग्नल की क्षमता को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क सिग्नल हमारे ना उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए रिपीटर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है राउटर, राउटर सिग्नल को रूट या रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। राउटर क्या करता है, सिग्नल को रूट दिखाता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है। हब क्या है, सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसे सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर तो हुआ ही हमारा। और स्विच, स्विच क्या करता है, पैकेट्स प्रोवाइड करवाता है। पूछता है कि नेटवर्क इंटरनेट में स्विच क्या काम करता है, तो स्विच क्या है, पैकेट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है, पैकेट्स प्रोवाइड कराता है। आप तो सिर्फ रटो, मतलब ही समझने का समय बिल्कुल नहीं है, इस पर रटना है जो मैं बोल रहा हूँ आप वही, और ऐसी तरीके से ऑप्शन में आएगा तो उसको टिक कर देना, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, पैकेट्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। हब क्या करता है, सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। हब उसे बोलते हैं, ठीक है। हब जैसे ये है ना, ये हमारा हब हो गया, ये सब नेटवर्क के कनेक्शन इनसे जुड़े हैं, ठीक है। तो ये होता है हब, ठीक हो गया। मतलब कि ये जो डिवाइस है ना, सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सर्वर भी कहते हैं सबको, ठीक है। राउटर में बता दिया ना, सिग्नल को रूट या रास्ता, राउटर मतलब क्या होता है, मतलब रास्ता दिखाना, रूट, ठीक है, रूट जो सिग्नल को रूट या रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया रिपीटर्स क्या करता है, सिग्नल की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा देखो, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक यंत्र बनाया जिसे ARPANET नाम दिया गया, और यही ARPANET इंटरनेट के विकास का आधार बना, ठीक है। इंटरनेट के विकास का क्या बना, आधार बना। और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है ARPANET का फुल फॉर्म है, ठीक हो गया। और किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और किसी लिंक पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है ना, वह वेब पेज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है, ठीक हो गया। और www को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास संस्था कौन सी है, WWWC काम करती है, क्या करती है, WWWC काम करती है। WWW को कंट्रोल करने के लिए संस्था, WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका मतलब होता है, ठीक हो गया। और अगर WWW बोले मतलब 4 W आ गए, 3 तो वर्ल्ड वाइड वेब बता दिया मैंने, 4 W आ गए तो क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब व्रोम बोलेंगे। ये जो चौथा W है ना, इसको हम व्रोम बोलेंगे, व्रोम क्या बोलेंगे, व्रोम बोलेंगे, ठीक है। अगर 4 W आ जाए या W पूरा आ जाए तो ये चौथा वाला हुआ है वो व्रोम हो गया, ठीक है। और अगर 3 W है हमारा, मैंने बताया ना, WWW को कंट्रोल करने के लिए संस्था कौन सी है, WWWC मतलब 3WC है संस्था, ठीक है, या W3C भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब 3C, हमें 3 तो पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और जो C है ये क्या हो गया, कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने वाली संस्था है। बाकी इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने बता दिया, TCP IP HTTP होता है। TCP क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, और IP को भेजता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल को भेजता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको आगे भेजता है, ठीक है। और जो HTTP होता है ना, ये डाटा इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं फाइनली एक्सेस करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, ठीक है। और IP क्या करता है, IP इससे IP लेकर के इंटरनेट प्रोटोकॉल लेकर के फिर ये आगे को भेजेगा, कहाँ, HTTP को, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या करेगा, डाटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको फाइनेंशियली एक्सेस करता है, जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको फाइनेंशियली एक्सेस करता है और फाइल को फिर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल में ये तीन ही पॉइंट याद रखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इंटरनेट से कैसे जुड़ सकते हो, देखो एक तो पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, एक हो गया आईएसपी, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, मतलब आपको इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है, जैसे हमारे पास जियो की सिम है, वोडाफोन की सिम है, एयरटेल की सिम है, ठीक है। और अगला क्या चाहिए होता है, हमें ब्राउजर भी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमें सर्च इंजन चाहिए होता है, कोई सर्च इंजन गूगल है, क्रोम है, ठीक है। उसके बाद मॉडेम चाहिए होता है, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं इसको। और कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, मतलब संचार का माध्यम, ठीक है, जो भी संचार का माध्यम चाहिए होता है वो, ठीक है, संचार का माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये चीज इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें चाहिए होती है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, वेब ब्राउजर किसे बोलते हैं, मतलब वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। क्या कहा मैंने, वेब पेज को सर्च करने के लिए, कोई भी चीज हमें सर्च करने के लिए ना, कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर, ठीक है। सर्च इंजन यह एक वेबसाइट होती है, ठीक बात है। मॉडेम क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों है, पूछते हैं कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, कीबोर्ड क्या है हमारा, इनपुट है हमारा, प्रिंटर आउटपुट है हमारा, ऐसे कभी पूछ लिया मॉडेम क्या है, मॉडेम इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझते हैं ना, कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, डिजिटल भाषा। कौन सी भाषा समझती है कंप्यूटर, डिजिटल भाषा समझती है, ठीक है। डिजिटल भाषा कंप्यूटर समझती है, मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कौन सी भाषा समझेगी, ये सिर्फ डिजिटल भाषा समझती है, ठीक है, डिजिटल भाषा समझती है। और जो डाटा होता है ना, जो डाटा, अब डाटा जो होता है ना, डाटा, अब जब डाटा ट्रैवल करता है, मान लो आपने यहाँ से मेरे को यहाँ से एक मैसेज भेज दिया, ठीक है। अब ये जो मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो अब ये तो डिजिटल समझती है। अब जब डाटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो ये ट्रैवल ना, ये ट्रैवल डिजिटल में नहीं करता है, ये ट्रैवल किसमें करता है, एनालॉग में, किसमें करता है, एनालॉग सिग्नल में। तो जो ये ट्रैवल मतलब कहते हैं ट्रैवल करेगा ना, ये एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करेगा, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करेगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा, अब भाई ये तो डिजिटल करेगा, अब ये तो डिजिटल भाषा समझती है, अब एनालॉग तो समझता ही नहीं है। मतलब आपने जो भी डाटा लिख रखा है ना, वो आपने यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। आप ये मान लो कि आपने डिजिटल में कोई डाटा लिख रखा है, ठीक है, डिजिटल में डाटा लिख रखा है जो कि कंप्यूटर समझता है, लेकिन कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उसने भाई जाना भी तो पड़ेगा, ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना, कुछ सूचना नहीं, उस सूचना ने ट्रैवल तो करना पड़ेगा। तो जो ट्रैवल होता है ना, वो डिजिटल में ट्रैवल नहीं होता है, वो ट्रैवल होता है एनालॉग सिग्नल में, जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसे एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। ये जब भी ट्रैवल करता है तो जब चलता है तो एनालॉग सिग्नल में जाएगा ऐसे। अब ये यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा, यहाँ पर भी क्या है, जैसे ही पहुंचेगा, अब भाई अब तो सिग्नल को क्या बना दिया है, डिजिटल को इसने एनालॉग सिग्नल बना दिया है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल बना दिया है ना। तो एनालॉग सिग्नल बना दिया है मॉड्यूलेटर ने। अभी एनालॉग सिग्नल कौन बनाता है, मॉड्यूलेटर बनाता है, कौन बनाता है, मॉड्यूलेटर बनाता है, ठीक है, जिसको मॉडेम कहते हैं, मॉडेम बोलते हैं, मतलब ठीक है। ये जो है ना मॉडेम जो है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, दो शब्दों से बनकर बनाया ये मॉडेम, ठीक है। और मॉड्यूलेटर क्या करता है, हमारा एनालॉग सिग्नल मतलब एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करवाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भी क्या लगा रहता है, डीमॉड्यूलेटर। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी ये एनालॉग सिग्नल लेके आया होता है ना मॉड्यूलेटर, इसको डिजिटल में बदलता है। इसको क्या बदलता है, डिजिटल में बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो डिजिटली भाषा समझती है। तो समझ में आ गया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो डाटा जो होता है, कोई भी डाटा होता है वो एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करता है। पूछता है क्वेश्चन कि डाटा किस सिग्नल में ट्रैवल करता है, तो एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, डिजिटल भाषा समझता है। तो एनालॉग से डिजिटल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, डीमॉड्यूलेटर का, ठीक है। तो किसका किया जाता है, डीमॉड्यूलेटर का किया जाता है, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए, ठीक है। तो मॉडेम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो बता दिया ना मैंने, मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को मतलब एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करवाता है डाटा को। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो डाटा आया रहता है ना उसको क्या करता है, वो डिजिटल में बदलता है ताकि कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। तो समझ में आ गई। और मोबाइल जो होता है हमारा 3646 कनेक्शन का प्रयोग होता है इसमें, 3646 कनेक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी तो आप रटो बस हो गया, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि समय काफी कम है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर 3646 कनेक्शन का प्रयोग करता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है, ठीक है। जब किसी इंटरनेट साइट को एक्सेस करना हो तो सर्वर हमेशा एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, देखो क्या कहा मैंने, कंप्यूटर आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है, ठीक है। जब किसी इंटरनेट साइट को एक्सेस करना हो, कोई इंटरनेट की साइट होती है ना, उसको एक्सेस करना हो तो सर्वर हमेशा क्या करता है, एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। मतलब जो सर्वर होता है ना वो हमेशा एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है, ठीक हो गया, ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, अब आईपी एड्रेस प्रदान करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, देखो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है। अब भाई जो कंप्यूटर है उसको पता तो होगा ना, एड्रेस तो पता चलना चाहिए कंप्यूटर की, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, ठीक है, ये इसका मतलब आप समझो, ठीक है। अब आईपी एड्रेस होता क्या है, देखो अच्छा, कंप्यूटर की पहचान दर्शाता है। सबसे पहला तो आईपी एड्रेस क्या करता है, कंप्यूटर की पहचान दर्शाता है। आप समझो कि पासवर्ड जैसा बनाता है, ठीक है। ये कौन देता है, सर्वर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है, ठीक है। मान लो कि जैसे मान लो पप्पू है, ठीक है, पप्पू के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है। और देवा है, देवा के क्या कहते हैं कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होगा। तो पता करवाता है मतलब कि यार ये आईपी एड्रेस यहाँ से आ गया है करके, ठीक है। मतलब एक आपका एड्रेस होता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बता होता है, जैसे बटा होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट में बटा होता है, तो 4 ऑक्टेट में बटा होता है, ठीक है। और 3 बिंदु होते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, हमेशा 4 ऑक्टेट में बटा होता है। पूछता है कि आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट में बटा होता है, तो 4 ऑक्टेट में, ठीक है। मान लो ये है 2 22 3 5, देखो आईपी एड्रेस है 1 2 3 4, ये ऑक्टेट बोलते हैं, मतलब 4 जोड़े हैं ना, देखो ये है, फिर बिंदु लग गया, फिर ये है, फिर बिंदु, फिर ये बिंदु, फिर ये बिंदु, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 ऑक्टेट है। तो आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट में बटा होता है, 4 ऑक्टेट में बता होता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस में कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और जो होता है, जो फर्स्ट वाले होते हैं ना, जो ये दोनों होते हैं, ये दोनों क्या दर्शाते हैं, फर्स्ट वाले नेटवर्क आईडी को दर्शाते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या है इनकी, ठीक है। और जो लास्ट के दो होते हैं ये होस्ट आईडी कंप्यूटर यूजर को दर्शाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी होते हैं, ठीक है, नेटवर्क आईडी बोलते हैं इनको, नेटवर्क आईडी को दर्शाते हैं। और ये क्या है, होस्ट आईडी बोलते हैं इनको, जो कंप्यूटर को दर्शाता है। और यूजर कौन है उसको दर्शाता है, ये पीसी का, ठीक है, इनको दर्शाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया जो 4 ऑक्टेट होते हैं। और पहला जो 2 ऑक्टेट होते हैं ये नेटवर्क आईडी को दर्शाते हैं, और अंतिम के जो 2 होते हैं वो होस्ट आईडी को कंप्यूटर यूजर को दर्शाते हैं, ठीक है। और जो है ना, अब जो है प्रत्येक भाग इनका जो है 0 से लेकर के 255 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 255 के बीच में होना चाहिए, जो भी ये डिजिट होंगे ना, जो अंक होंगे, ये मतलब 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इनके मतलब भागों को डॉट से अलग किया जाना चाहिए, ये डॉट होना चाहिए, ठीक है। जो ये भाग अलग कर रहा हूँ ना मैं, ये तो डॉट से अलग की जानी चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे ये 192.168.1.0, ठीक है, या 10 कर लिया मैंने। अब ये क्या है, आपसे पूछेगा क्या ये वैध है, हाँ ये वैध है। क्यों, क्योंकि 255 से सब नीचे है भैया। अगर 255 भी होगा फिर भी वैध होगा, 255 से क्या है ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 192, ठीक है,
ठीक है, तो क्या है 255 से नीचे होना चाहिए और 255 भी होगा तो चलेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं क्या नहीं होना चाहिए, देखो अगर क्या कहते हैं आईपी एड्रेस में 255 से ऊपर है तो वो गलत है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस गलत है। ठीक है, और जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए का मतलब ये माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं ना, मतलब कुल 4 भाग होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 भाग होने ही चाहिए। ठीक है, और केवल अंक जैसे ना 0 से 9 और डॉट होनी चाहिए, 0 से 9 के बीच में ही अंक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इन्हीं में से अंक होनी चाहिए, यानी कि आई जैसे मैंने 192 ए बी सी कोई अल्फाबेट कर दिया तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और जो आईपी एड्रेस 4 होता है, दो प्रकार के होते हैं ना आईपी एड्रेस। ठीक है, एक तो मान लो कि एक तो क्या होता है, एक तो क्या कहते हैं वो होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं बदलता, स्टैटिक है वो। और एक डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो बार बार बदलता है, उसे डायनामिक बोलते हैं। स्टैटिक एड्रेस, डायनामिक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसी में इसके जो वर्जन होते हैं ना, 2 वर्जन होते हैं। ठीक है, इसी में इसके वर्जन कितने होते हैं, 2 वर्जन होते हैं। ठीक हो गया, 2 वर्जन होते हैं। एक आईपी V4 होता है हमारा, ठीक है, और एक आईपी V6 होता है। ठीक है, आईपी V4 जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये आईपी एड्रेस ये किसका था, ये आईपी V4 का था। ठीक है, ये आईपी V4 का था ये। ठीक है, ये 1 2 3 4 आईपी V4 का था। ठीक है, जो ये वाला नियम बताया मैंने आपको 255 से नीचे ही। ठीक है, ये वाला नियम बताया। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं ना टोटल कितने बीट होते हैं, बीट कितने होते हैं, 32 बीट का होता है। ठीक है, कितने बीट का होता है, 32 बीट का होता है। ठीक है, तो आईपी V4 कितने बीट का होता है पूछते हैं तो कितने बीट का, 32 बीट का। ठीक है, बीट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक हो गया, और इसका मान केवल क्या होता है, 0 या 1 होता है। बीट का मान हमेशा क्या होता है, 0 या 1 होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है हमेशा। ठीक है, और अगर आप 4 बीट अगर जोड़ दोगे, 4 बीट अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बनता है, एक निबल बनता है, निबल, एक निबल बनता है। ठीक है, और अगर आप, ठीक है, और अगर आप जो क्या कहते हैं 8 बीट जोड़ोगे, 8 बीट अगर आपने 8 बीट जोड़ दिए ना, 8 बीट, तो फिर क्या बन जाएगा वो, 8 बीट मतलब 1 बाइट बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा वो, 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, 1 बाइट का मतलब क्या है, 2 निबल, 2 निबल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, बीट क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है ये तो। ठीक है, इसका मान केवल 0 या 1 होता है। ठीक है, और निबल जो है 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। क्वेश्चन सीधे पूछता है 4 बीट बराबर कितने निबल होते हैं, तो 1 निबल होता है। और जब 8 बीट होते हैं, 8 बीट, तब जाकर एक बाइट बनता है। एक बाइट क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ठीक है, और एक बाइट बराबर कितना होता है, फिर 2 निबल होता है। ठीक है, ठीक हो गया, और अगर फिर क्या कहते हैं 8 बीट, और फिर जब 1024 जब बाइट्स मिलते हैं ना, 1024 बाइट्स, 1024 तब जाकर 1 किलो बाइट बनता है। ठीक है, मतलब 1 केबी बनता है। ठीक है, बाकी आपको बताइए फिर 1024 केबी के बाद फिर 1 एमबी बनता है, 1024 एमबी के बाद 1 जीबी बनता है। ठीक है, फिर टीबी बनता है, फिर पीबी, फिर ईबी, एक्साबाइट, फिर योटाबाइट। ठीक है, ये तो आगे को मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लो कि आईपी एड्रेस के 2 वर्जन इस्तेमाल होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 जो है 255 से नीचे होना चाहिए, इसमें 4 ऑक्टेट होनी चाहिए। ऑक्टेट मैंने बता दिया ना, ये 4 संख्या, ये 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, 3 बिंदु होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और हमेशा बिंदु से ही अलग होना चाहिए, और कितने बीट का होना चाहिए, 32 बीट का होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और क्या 1 बीट बराबर क्या होता है, मतलब 0 या 1 होता है, 1 बीट हमेशा। और एक निबल क्या होता है, 4 बीट, जब 4 बीट जुड़ जाते हैं ना तब जाकर ये निबल बनता है। और अगर 8 बीट जुड़ जाते हैं तो 1 बाइट बनता है। ठीक है, बाकी फिर 1024 बाइट बनते हैं तो फिर किलो बाइट बनता है। ठीक है, तो अब आईपी एड्रेस 6, अब आईपी एड्रेस 6 जो होता है ना, आईपी एड्रेस 6 में क्या होता है, इसमें 128 कितने होते हैं, 128 बीट होते हैं। ठीक है, 4 में तो कितने होते हैं, 32 होते हैं 4 में, और आईपी 6 में कितने होते हैं, 128 होते हैं। अब इसको हमेशा कॉलन से अलग करते हैं, ये जो उपविराम बोलते हैं ना हम, ये इससे अलग करते हैं। अभी तक मैं IPv4 को क्या कर रहा था, डॉट से अलग कर रहा था ना, अब इसको क्या करते हैं, इससे अलग करते हैं। ठीक है, इससे अलग करते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है ना, अब इसके समूह जो होते हैं ना, इसके समूह जो होता है 0 से 9 तक इसके समूह भी होने चाहिए, और A से F तक, ए से एफ तक अंक होते हैं। ठीक है, ए से एफ तक अंक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक हो गया, ए से एफ तक अंक होते हैं। अब इसमें जैसे उसमें 4 भाग होते थे और एक डॉट से अलग करता था आईपी एड्रेस V4। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं ना, इसमें कितने भाग होते हैं, 8 समूह होते हैं, 8 समूह होते हैं, 8 समूह होते हैं, और एक कॉलन से अलग करते हैं। ठीक है, 8 समूह होते हैं और किससे अलग करते हैं, एक कॉलन से अलग करते हैं। ठीक है, जिससे अलग करते हैं, एक कॉलन से अलग करते हैं। ठीक हो गया, और मैंने बाकी आपको बता दिया है, तो IP4 भी बता दिया और IP6 भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इतना याद रख लो बस, हो गया। ठीक है, अब है हमारा अगला। ठीक है, बाकी जो है ये डोमेन नेम होते हैं, ये डॉट ONG ये डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, ये ONG मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। GOE का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। .com मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक हो गया, तो ये क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं, ये डोमेन नेम होते हैं, जो हम बोलते हैं ना webking.in, या हमने बोले pagalworld.in, Instagram.in। ठीक है, इन क्या दर्शाएगा, इंडिया को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये जो है डोमेन नेम होते हैं, जो डॉट के बाद जो .in, .com, .government, .ONG ऐसे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये और डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, याद रखने योग्य बनाने के लिए DNS का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हीं आईपी एड्रेसों को याद रखने के लिए DNS का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, DNS का मतलब मैंने बता दिया आपको, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। ठीक है, आईपी एड्रेस को क्या करते हैं, DNS डोमेन नेम में बदलता है। ये देखो .com जैसे मैंने कर दिया, .in मतलब समझ जाएंगे इंडिया का है, .edu मतलब समझ जाएंगे एजुकेशन से संबंधित है, .org मतलब ONG ये समझ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो DNS क्या करता है, जो आईपी एड्रेस से बन रहे हैं ना, अब ये जो 4 4 के 6 6 के, ठीक है, 4 4 के 6 6 के जो भी आईपी एड्रेस बन रहे हैं ना, इनको क्या करता है वो डोमेन नेम में बदल देता है DNS। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम मतलब। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन है, मान लो कि एजुकेशन का कोई आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब कोई आईपी एड्रेस है, मान लो कि ये है 2 4 2 6 2 8, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको साला डोमेन नेम में कौन बदलेगा, DNS बदलेगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम बदलेगा। कैसे बदलेगा, इसी को क्या कर देगा वो, अगर ये एजुकेशन से संबंधित होगा तो EDU कर देगा, गवर्नमेंट से संबंधित होगा तो GV कर देगा, और क्या कहते हैं कंप्यूटर से संबंधित होगा तो कंप्यूटर कर देगा। ठीक है, ये कर देगा। ठीक है, उसमें बदल देगा। जैसे मैंने भी बोला ना आपसे, जैसे .com कर देगा, .com का मतलब क्या होता है, कमर्शियल। ठीक है, कंप्यूटर नहीं, कमर्शियल। ठीक है, .com कर देगा तो क्या हो जाएगा, कमर्शियल। हम समझ जाएंगे कि कमर्शियल का मतलब क्या है, व्यावसायिक है ये। ठीक है, बाकी आपको पता है, देखो अगर मान लो आईपी एड्रेस है, मैंने ये आईपी एड्रेस बनाया, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, और ये बनाया मैंने आईपी एड्रेस। ठीक है, अब इस ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, ये हमें भी समझने में, ये हम थोड़ी समझ पाएंगे अभी। अब ये कहाँ से जो है, ये अजीब लग रहा है ना थोड़ा। तो इसी को, ये जो DNS है जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, अब इसी को, ये जो DNS है ये इसको किसमें बदल देगा, अगर ये कमर्शियल होगा तो .com कर देगा। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक होगा तो। अगर ये ONG होगा मतलब किसी संगठन से आया होगा तो ONG में बदल देगा।
ईडीयू या तो ईडीयू बना देगा, अगर एजुकेशनल होगा तो ईडीयू बना लेगा, ठीक है। जीओई सरकारी होगा तो गवर्नमेंट बना देगा। एमआईएल मिलिट्री, मिलिट्री होगा तो मिलिट्री बना देगा, ठीक है। और डॉट एनईटी तो नेटवर्क बना देगा, ठीक है। और डॉट इन कर दिया तो इंडियन बना देगा। तो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ना, इसको ही ऐसे में बदल देता है ये डॉट कॉम, डॉट एनजी, डॉट एजुकेशन, डॉट नेटवर्क, डॉट कंप्यूटर, डॉट मिलिट्री। तो कौन बदलता है? ये डीएनएस, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी इंटरनेट भाषा, इंटरनेट भाषा देखो एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पीएचपी पर्सनल होम पेज, ठीक है, मतलब कि पुराना, ठीक हो गया, ठीक है। ये पुराना हो गया पर्सनल होम पेज, ये पुराना हो गया पीएचपी का फुल फॉर्म। अभी जो नया इसका फुल फॉर्म बता दें, प्रीफेयर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है, प्रीफेयर टेक्स्ट प्रोसेसर ये नया आ गया, ठीक है। और चैट, इसको इंसर्ट मैसेजिंग आईएमबी कहते हैं, ठीक है। इंसर्ट मैसेजिंग भी बोलते हैं, चैट को आईएमबी बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या पूरे ग्रुप की उसको सूचना भेजी जाती है, ठीक है। चैट में बताया कुछ कंपनी जो चैट फैसिलिटीज प्रदान करती है, ठीक है, चैट फैसिलिटीज प्रदान करती है। इंटरनेट रिले चैट देखो, ठीक है। बाकी ये देखो या टेलीग्राम देखो, ठीक है, चैट फैसिलिटीज मतलब चैटिंग कर सकते हो ना। ये वाइबर, व्हाट्सएप आपको पता है, स्लैंक, शेयर चैट, ईमो, ये क्या है? चैट फैसिलिटीज मतलब क्या कहते हैं प्रदान करती है कुछ कंपनियां। ये क्या कहते हैं? व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ये चीजें। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें पता है कि गूगल डुओ देखो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं हम, स्काइप हो गया, व्यूअर हो गया, फेस टाइम हो गया, वेब एक्स मीटिंग, गो टू मीटिंग, एडोक कॉन्टेंट क्या कहते हैं कनेक्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक हो गया, और गूगल हैंग आउट, ये जूम, ये क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं, हम इसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐप होते हैं ना। और क्या कहते हैं, मैंने बता दिया ये। और चैट कौन जैसे इंटरनेट रिलेटेड हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये चीजें कुछ कंपनियां ये फैसिलिटीज हमें क्या कहते हैं प्रदान करती हैं, ये ठीक हो गया। मैंने बताया ना यहाँ पर आपको चैट, इसको क्या कहते हैं? इंसर्ट मैसेजिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना चैट को, ठीक हो गया। इसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को या पूरे ग्रुप को सूचना भेजी जाती है, हम करते नहीं, चैटिंग वेटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ई बैंकिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग देखो, एनईएफटी, एक तो एनईएफटी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आप मिनिमम ₹1 डाल सकते हैं और इसमें नो लिमिट, आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक हो गया। और एक आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इसमें आप मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट, ठीक है, आरटीजीएस में, ठीक हो गया। एक होता है आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट, ठीक है, जो हम करते हैं इमीडिएट मोबाइल पेमेंट, इसमें मिनिमम ₹1 डाल सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए डाल सकते हैं, ठीक है। तो आईएमपीएस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोबाइल में, ठीक है। और बाकी ई बैंकिंग 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पूछता है कभी कि एनईएफटी की जो है ट्रांसफर लिमिट कितनी है, तो मिनिमम ₹1 और नो लिमिट, जितना चाहो उतना कर सकते हो। आरटीजीएस की कितनी है? मिनिमम 2 लाख रुपया, जितना चाहो उतना कर सकते हो। आईएमपीएस याद रखना, क्योंकि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं ना, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट, मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, ब्रॉड बैंड का पूरा नाम क्या है? ब्रांड बॉन्ड विथ, ठीक है, ब्राउड बैंड का पूरा नाम क्या है? तो क्या कहते हैं, ये ब्राउड बॉन्ड विथ, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, ब्राउड बैंड, ठीक है, जिसमें डीएसएल का प्रयोग किया जाता है। डीएसएल का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है ये, ठीक है। कनेक्शन बढ़ने पर प्रभावित नहीं होता है ये, ठीक है। एक ब्रॉड बैंड होता है ना, ब्रॉड बैंड होता है, क्या होता है? ब्रॉड बैंड, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं ना, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो वाईफाई की लिमिट होती है, मान लो 1000 GB, 1000 GB पर सेकंड उसकी लिमिट है, ठीक है। अब 1000 GB पर सेकंड, अगर आप एक ही आदमी अगर उससे ज्वाइन है, एक ही आदमी जुड़ा है वाईफाई से, तो 1000 GB पर सेकंड की रफ्तार पूरी की पूरी किसको मिल जाएगी? मुझे मिल जाएगी। अगर इसमें 1000 आदमी जुड़े हैं तो फिर क्या होगा भैया? तो मान 1000 आदमी जुड़े हैं, फिर तो सबको कितनी मिलेगी? एक ही जीबी मिलेगी। तो इंटरनेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। 10,000 आदमी जुड़े हैं और कम हो जाएगा। तो वाईफाई में क्या होता है ना, कनेक्शन बढ़ने पर ही प्रभावित होता है वाईफाई। लेकिन जो ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड का पूरा नाम है ब्रॉडबैंड विथ, ये विथ भी जोड़ना पड़ता है। आदमी सोचता है कि ब्रॉडबैंड का पूरा नाम क्या होगा यार, तो ये विथ नहीं जोड़ता हो, तो विथ भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, मैंने बता दिया, जिसमें डीएसएल का प्रयोग किया जाता है, इसमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है और सिक्योर होता है। इसमें कनेक्शन कितना ही बढ़ा लो, अगर इसने अगर 50 GB की स्पीड अगर रखी है ना, तो इसमें चाहे 1 लाख आदमी भी अगर जुड़ जाए ना, फिर भी स्पीड अपनी 50 GB की ही देगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया वाईफाई कनेक्शन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, धीमा हो जाता है। मैंने बता दिया वाईफाई कनेक्शन की अगर लिमिट 1000 GB होगी पर सेकंड की, तो अगर एक आदमी जुड़ा है तो पूरी उसको मिल जाएगी, अगर ज्यादा जुड़ गए तो फिर प्रभावित हो जाएगा, सबसे बढ़ जाएगा ना। ये होता है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यह नेटवर्क को सिक्योरिटी देता है, ठीक है, वीपीएन, ठीक है। और सबसे पहला वीपीएन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1996 में, ठीक है। बाकी हॉटस्पॉट ये क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो क्या है, ये WLAN पर कार्य करती है। WLAN का मतलब क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करती है। आपसे पूछिएगा हॉटस्पॉट किस पर काम करते हैं, तो WLAN पर काम करता है, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, उसे क्या करना है, कैसे करना है, कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, उसे क्या करना है, कैसे करना है, कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यूजर की सुविधा के लिए होता है, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाता है, ठीक है। बाकी जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिनके बिना काम ही नहीं कर सकता कंप्यूटर, विंडोज ही नहीं है तो कैसे कंप्यूटर काम करेगा। MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है, ये इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और भाई MS वर्ड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमें ये MS एक्सेल के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग, ये चीजें देता है हमें। MS एक्सेल भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप हमारा MS क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब एप्लीकेशन का नाम समझ के समझ जाओ, ऐप, ठीक है। मतलब ऐप से मतलब क्या कहते हैं, हम जो चाहते हैं, हमारी जरूरत है पूरी होती है ना, जिस ऐप से मतलब उसको बोलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपने सुविधा अनुसार ही डाउनलोड करते हैं उसको, ठीक है। तो यूजर की सुविधा के लिए होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाते हैं, मतलब कौन बढ़ाएगा? तो एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो देखो ट्रांसलेटर भी पूछता है, ठीक है, कितने प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं? 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, 3। एक तो कंपाइलर होता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। देखो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है ना, कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे डिजिटल भाषा भी बोलते हैं, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की भाषा ही समझता है, ठीक है। अब भाई 0 1 की भाषा में बदलेगा कैसे? कौन बदलेगा इसको? तो वो कंपाइलर बदलता है। कंपाइलर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी लैंग्वेज में बदल देगा,
कैसी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में बदल देगा। मतलब कि जो कंप्यूटर समझ रहा है ये पूरे प्रोग्राम को, मतलब आपने ये कुछ लिखा है ना, ये कुछ भी लिखा है तुमने, अब ये क्या करेगा, कंप्यूटर को इसने समझाना है ना, कंपाइलर यहाँ पर भी लगा होगा। कंपाइलर क्या है, कंप्यूटर को पूरा बाइनरी लैंग्वेज में बदल करके इसको समझा देगा कंपाइलर, ठीक है। एक होता है असेंबलर, ये बाइनरी में बदलता है, ठीक है। बाइनरी मतलब ये यूज नहीं होता, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। असेंबलर, ये बाइनरी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमने वो लिख दिया, जैसे क्या कहते हैं, हमने कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर ना लिख करके मैंने COM लिख दिया, मतलब शॉर्ट कर देने वाला हुआ असेंबलर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अब मैंने क्या कहते हैं DOC, ये कर दिया तो समझ जाएगा ना, तो ये कर देने वाला हुआ असेंबलर आजकल से ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। इंटरप्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार में एक ही लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, ये तीन, मान लो ये आपने कुछ लिख रखा है, ठीक है, और आपने कंप्यूटर को भेजना है, ठीक है। और कंप्यूटर तो भैया ये आपने मानो हिंदी में लिखा है, और कंप्यूटर तो 0 1 1 की भाषा समझता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। जिसको डिजिटल भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब कंपाइलर को क्या करोगे आप, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक, अगर वहां पर ऑप्शन होगा, आपने पूरा एक ही में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब क्या कहते हैं, कंपाइलर तो एक ही साथ कर देता है। अब जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये एक लाइन ना, पहले एक लाइन करेगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी करेगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर। तो ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, ठीक है। और अगला देखो, अब ये याद रखो, देखो बग किसे बोलते हैं, बग सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलतियां, जो एरर होते हैं ना, उनको कहते हैं बग, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब क्या होता है, एरर को ढूंढ ढूंढ करके उसमें सुधार करता है, डीबगिंग। पैच क्या करता है हमारा, जो सॉफ्टवेयर एरर को ढूंढ कर उसमें सुधार करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे पैच बोलते हैं। इंस्टॉल क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से कॉपी करना, किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना हमारा इंस्टॉल हो गया। अनइंस्टॉल मतलब क्या है, रिमूव करना, ठीक है। तो पैच याद रखना, जो सॉफ्टवेयर एरर को ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर 1। डीबगिंग, एरर को ढूंढकर उसमें सुधार करता है, नंबर 2। और बग, सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलतियां, एरर होती है, ठीक है। जैसे ये प्रमुख वायरस, एक वॉर्म वायरस होता है, वॉर्म वायरस होता है ना एक कंप्यूटर में, वो स्वयं कॉपी बना देता है। मतलब ये खुद क्या करेगा, मान लो कि एक फोटो है ना, उसकी और फोटो बना देगा, ये ऐसे 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 कई बना देगा। वॉर्म वायरस अगर आपके फोन में घुस गया, ठीक है, कंप्यूटर में घुस गया, तो ठीक है, इससे क्या होगा, कई फाइलें बन जाएंगी बेफालतू की, और उससे क्या होगा, स्टोरेज में प्रभाव पड़ेगा और आपका कंप्यूटर हैंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं वॉर्म क्या करता है, स्वयं कॉपी बना देता है हर चीज की। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये कॉपी अपने स्वयं नहीं बनाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये कॉपी क्या करते हैं, अपने स्वयं नहीं बनाता है। वॉर्म अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। ये आपके फोन में डाउनलोड भी हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि यार ये कैसे हो गया डाउनलोड करके, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और एंटीवायरस हो गए कुछ, पर मैक फ्री मतलब याद है, किसी को फ्री करना है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। मैक फ्री, कास्परसी, ये भी एक एंटीवायरस है। अवेस्ट एंटीवायरस है। नॉर्टन एंटीवायरस है। बीट डिफेंडर, डिफेंड कर रहा है, एंटीवायरस है। ग्रीन मास्टर एंटीवायरस है। 360 सिक्योरिटी एंटीवायरस है। एवीजी एंटीवायरस है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, और कमांड इंटरप्रिटेशन करना, ठीक हो गया। और हमें बताइए एरो की 4 होती है, ठीक है। और कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन एंड मूव करती है, ठीक है। एरर की जो एरो की होती है ना, एरो की AERROW, एरो की क्या करती है, ये एरो की कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ये ठीक है, ये एरो 4 प्रकार की होती है। और ठीक है, 4 प्रकार की होती है। और कर्सर को लेफ्ट राइट अप, और क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट एंड डाउन मूव करती है, ठीक है। तो कर्सर होता है ना, कर्सर को, और कर्सर को लेफ्ट राइट और डाउन मूव करती है, ये क्या कहते हैं, एरो की, ठीक है। एरो की कितने प्रकार की होती है पूछ लेंगे, तो 4 होती है। और कर्सर को लेफ्ट राइट क्या कहते हैं, अप एंड डाउन मूव कराती हैं, ये एरर की, ठीक है, मतलब एरर नहीं, एरो की, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, देखो एरो की 4 होती हैं, और कर्सर को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव कराती हैं। एरो की 4 होती हैं, और कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कराती है, ठीक है। माउस पुराने को क्या था, पुराने को मैकेनिकल, नए को डिजिटल और पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। माउस पुराने को तो मैकेनिकल कहते थे, अभी जो आ रहा है डिजिटल, और कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को, ठीक है। देखिए माउस की स्थापना डगलस ने, ठीक है। देखो हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के जो भौतिक परिवार, भौतिक भाग जो हमको दिखते हैं, जो हम छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक हो गया। जैसे CPU को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को, तो मॉनिटर को हम छू सकते हैं, तो हार्डवेयर होते हैं। अब जिसको हम छू सकते हैं उसको देख भी सकते हैं, हाँ देख भी सकते हैं हम इसको, ठीक है। और बदलने की क्षमता, बदल सकते हैं, नया लगा सकते हैं, भाई कंप्यूटर कीबोर्ड खराब हो गया, मॉनिटर खराब हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, CPU खराब हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम निर्देशों का सेट होता है, ठीक हो गया। अब ये MS वर्ड, विंडोज, क्रोम, गेम्स, ये होते हैं, ठीक है। इसको देख सकते हैं नहीं, ये कोड होते हैं, कोड, इनको देख नहीं सकते हम, ठीक है। आसानी से बदल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर हार्डवेयर में होता है, ठीक है। जैसे बायोस हो गया, राउटर, फर्मवेयर, मोबाइल फर्म, ये ठीक है, ये होते हैं, ये ठीक है। अच्छा, देखने योग्य होते हैं, ये नहीं होते हैं देखने योग्य, क्योंकि चिप के अंदर होते हैं ये, ठीक है, फर्मवेयर, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बदलते तो है लेकिन बहुत मुश्किल से बदलते हैं, ठीक है। अपडेट करना पड़ता है इनको भी, ठीक है, लेकिन मुश्किल से बदलते हैं, ठीक है। और जो हार्डवेयर का स्टोरेज स्थान जो होता है ना, वो होता है मदरबोर्ड डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज स्थान में मदरबोर्ड डिवाइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क SSD में, ठीक है। और एक क्या कहते हैं, रोम, EEP रोम, फ्लैश मेमोरी, ये होती है, ठीक हो गया। फर्मवेयर जो होते हैं, ठीक है। स्टोरेज स्थान क्या होता है, मदरबोर्ड डिवाइस, ये तो इनका स्टोरेज हो गया मदर हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर का हार्ड डिस्क में होते हैं, ये SSD में होते हैं। फर्मवेयर हमारे रोम में मिलते हैं, EEP रोम में, फ्लैश मेमोरी में, ठीक है, ठीक हो गया। और इनकी भूमिका क्या रहती है, हार्डवेयर, ये काम करने के लिए आधार यही बनते हैं, कौन, हार्डवेयर। और यूजर को काम करने का इंटरफेस देता है, कौन, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम करता है, कौन, फर्मवेयर। फर्मवेयर के उदाहरण बता दिए मैंने, रोम, EEP रोम, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और MS DOS, MS DOS हमें बताया 2 तरह की कमांड होती हैं, ठीक है। एक MS DOS की कमांड .com फाइल के अंदर ही रहते हैं, और जब भी MS DOS लोड होता है, ये रैम में आ जाते हैं चलाने के लिए, ठीक है, रैम में आ जाते हैं, ठीक है, क्या आ जाते हैं, रैम में आ जाते हैं, और चलाने के लिए अलग फाइल की जरूरत नहीं होती है इनको, और तेजी से एक्सेस होती है, ठीक है। 2 तरह की कमांड होती हैं इसमें, ठीक है। एक तो इंटरनल कमांड होती है, एक एक्सटर्नल कमांड होती है, ठीक है। और वैसे MS DOS को क्या कहते हैं, कमांड .com फाइल के अंदर ही रहते हैं। जो MS DOS की जो कमांड जो क्या कहते हैं होती है ना, वो फाइल के अंदर ही रहती है। और जब भी MS DOS लोड होता है तो ये रैम में आ जाते हैं। पूछते हैं कि जब भी MS DOS लोड होता है तो कहाँ आता है, तो रैम में आ जाता है। चलाने के लिए अलग फाइल की जरूरत नहीं होती है MS DOS, ठीक है। तेजी से क्या कहते हैं, और कहते हैं तेजी से कहते हैं एक्सिक्यूट होते हैं ये, ठीक हो गया। तेजी से क्या होते हैं, ये एक्सिक्यूट होते हैं, ठीक हो गया। और इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड इनकी होती है, ठीक हो गया। MS DOS की जो कमांड होती है ना, इंटरनल कमांड में DIR आता है,
CDMD RD आता है, VER आता है, RENCLS आता है, डेट टाइम आता है इंटरनल कमांड में, PATS आता है, एग्जिट आता है, प्रोमिट और कहते हैं प्रमोट आता है, ठीक है इंटरनल कमांड में। एक्सटर्नल कमांड में मोर आता है, ट्री, मूव, फाइंड, सॉर्ट, एडिट, ये एक्सटर्नल कमांड में आते हैं, ठीक हो गया। ऐसे याद रख लो आप, ठीक हो गया। एक्सटर्नल कमांड में देखो मोर ट्री मूव फाइंड सॉर्ट एडिट एक्सटर्नल कमांड पूछेगा एमएस डॉस के एक्सटर्नल कमांड में कौन कौन आते हैं, तो यही आते हैं। इंटरनल कमांड में कौन आते हैं, तो यही आते हैं। तो दो प्रकार की कमांड होती है, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है, ठीक बात है। इसे मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक हो गया। रोम, रैम, कैशे, रजिस्टर, ये हो गया, ठीक है। ये मेमोरी हो गई, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं पूछेगा, रोम आता है, रैम, कैशे, रजिस्टर आता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा, ये एक्सिलरी मेमोरी होती है, या क्या कहते हैं, ये बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं इनको, ठीक हो गया। जैसे DVD, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, चिप होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी। एक आपको फोन में पता है ना, फोन में मिलती है, रैम कितनी है आपकी, रोम कितनी है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, ये फोन में ये मेन मेमोरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। वहाँ आपने चिप डाल दी, कोई पेन ड्राइव डाल दी, कोई DVD डाल दी, CD डाल दी, सेकेंडरी मेमोरी हुई, ठीक है। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें पोस्ट, बूट, रिबूट, बायोस ये होते हैं, ठीक है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक हो गया। रिबूट हो गया, रोम में होता है, बूट हो गया, और पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अच्छा, रोम के कितने प्रकार होते हैं, तो रोम के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पी रोम सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, ठीक है, एक बार प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, आपको बदल ही नहीं सकते इसको। ईपी रोम क्या होता है, मतलब आप इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, आप मतलब क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक पी रोम होते हैं ये, ठीक हो गया। या हम इसको बोल सकते हैं ईपी रोम को क्या बोल सकते हैं, हम अल्ट्रा वायलेट बोल सकते हैं, ठीक हो गया। या इलेक्ट्रिक पी रोम, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई पी रोम क्या होता है, फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक हो गया। ठीक है, तो पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक हो गया। मतलब सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, ठीक है। और ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इरेजेबल का मतलब क्या होता है, मिटा सकते हैं, मतलब ठीक है। मतलब इसमें डेटा को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जा सकता है, ठीक है। और डेटा मिटाने के बाद इसे दोबारा प्रोग्राम किया भी जा सकता है, ठीक हो गया। ठीक है, मतलब किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब क्या है, मिटाया जा सकता है, किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक हो गया। और अगला जो है ये डबल ई पीरोम, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि इलेक्ट्रिकली मतलब इसमें डेटा बिजली से मिटाया जाता है, बिजली से, ठीक है, बिजली से मिटाया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये दोनों समझ लेना आप, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ईपी रोम में अल्ट्रावायलेट किरणों से डेटा को मिटाते हैं, इसमें क्या है, किससे मिलाते हैं, इसमें बिजली से मिलाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ही क्या है, अब लिखा है देखो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब है रैम, देखो रैम इसे मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सप्लाई बंद कर देने पर इसमें देखो, रैम जो होती है ना, रैम दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक डी रैम होती है, एक एस रैम होती है, एक डायनेमिक रैम, एक एस रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, बार बार इसे रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। और एस रैम जो है स्टैटिक रैम बोलते हैं, ये सबसे महंगी भी होती है। पूछते हैं कि इन दोनों में कौन सबसे महंगी होती है, तो ये महंगी होती है, ये सस्ती होती है, तो इसे बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, इसे रिप्लेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगला है देखो मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करें ना, मेमोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेमोरी का क्रम की अगर बात करें ना, तो सबसे तेज कौन होती है, तो सबसे तेज जो है ना मेमोरी, वो होती है हमारी कौन, रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज होती है, रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैसी मेमोरी, रजिस्टर के बाद कैसी मेमोरी, फिर आती है रैम, फिर आती है रोम, ठीक है। उसके बाद आने वाला होगा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, एसएसडी, जिसको एसएसडी हार्ड डिस्क या एसएसडी, ठीक है। तो मैंने बता दिया सबसे तेज कौन होती है, रजिस्टर। तो ये सीपीयू है ना, जैसे सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ही लगी होती है रजिस्टर। रजिस्टर हो गई, रजिस्टर के बाद कैशी मेमोरी हो गई, कैशी के बाद रैम हो गया, रैम के बाद रोम हो गया, रोम के बाद हार्ड डिस्क हो गया या एसएसडी हो गया, ठीक है। देखो अब है मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड कंप्यूटर का क्या है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। जैसे मेन पीसीबी, ठीक है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट मेन पीसीबी होता है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड भी कहा जाता है इसको। मदरबोर्ड में कंप्यूटर के सभी प्रमुख हार्डवेयर घटक जुड़ते हैं जो एक कंप्यूटर ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। इसमें यह है सीपीयू, रैम, रोम, बायोस, एक्सपेंशन स्लॉट्स, स्टोरेज पोर्ट्स, ठीक है, पावर कनेक्टर्स, यूएसबी, ऑडियो पोर्ट्स, ये सब होती हैं इसमें, ठीक हो गया। ये सब जुड़े रहते हैं, ठीक हो गया। जो क्या कहते हैं, एक कॉम ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। कॉम ब्लॉक मतलब कहते हैं कॉम ब्लॉक बनाते हैं, ठीक हो गया। और मदरबोर्ड का आकार क्या है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, ठीक है। मदरबोर्ड का साइज, शेप जो है, माउंटिंग होल्स, पावर कनेक्टर से और क्या कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट से, सब कुछ फॉर्म फैक्टर तय करता है, ठीक है। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर, ठीक है। एटी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीक बड़े आकार का अभी उपयोग नहीं होता, ठीक है। मदरबोर्ड के जो फॉर्म फैक्टर है ना, तो एटी होता है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, पुरानी तकनीक का होता है, ठीक है। अभी तो ज़्यादा उपयोग नहीं होता है इसको। एटीएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है भैया, एक्सटेंडेड, ठीक है। सबसे लोकप्रिय और स्टैंडर्ड मदरबोर्ड है, ठीक है। सबसे अधिक एक्सपेंशन स्लॉट्स यही देता है, ठीक है। डेस्कटॉप पीसीएस में आमतौर पर सर्वाधिक उपयोग आजकल इसी का हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मतलब क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स लगभग 6 से 7 देता है, ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन देता है, ये एटीएक्स ही देता है, ठीक है। मतलब ये स्लॉट्स देता है, ठीक है। ठीक है, बाकी जो क्या कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स, वे स्लॉट होते हैं ना जिनसे मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा कार्ड लगाए जाते हैं, ठीक हो गया, उसको बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं, मैंने बताया एक बीटीएस होता है, क्या कहते हैं बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एटीएक्स का सुधारित रूप है ये, ठीक है। हीट मैनेजमेंट बेहतर करता है, अभी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है ये वैसे, लेकिन एटीएक्स ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट जो है ना एटीएक्स ही देता है, ठीक है, जो कि 6-7 देता है, ये बस इतना याद रख लो मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड 3 टाइप के होते हैं, तो बस हो गया, एक स्लॉट हो गया, एक पोर्ट हो गया, ठीक है। 3 टाइप होते हैं इसमें। मदरबोर्ड पर चिपके तारों का समूह जो मदरबोर्ड को करंट पहुंचाता है, ठीक है, उसे बस बोलते हैं। जो स्लॉट है मदरबोर्ड के आंतरिक भाग को जोड़ता है, ठीक है। पोर्ट बाहरी डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ता है, ठीक है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड का आकार, डिजाइन और स्लॉट लेआउट निर्धारित करता है, ठीक है। एटीएक्स और माइक्रो एटीएक्स, एटीएक्स क्या है, बड़ा होता है, अधिक स्लॉट देता है, माइक्रो एटीएक्स छोटा होता है, कम स्लॉट देता है, ठीक है। अब वैसा है 1984 में विकसित किया गया था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य होता है नेटवर्क के संचार को 7 परतों में विभाजित करना, ठीक है, ताकि डेटा संचार के प्रत्येक चरण को समझना आसान हो, ठीक है। यह मॉडल क्या मॉडल बनाता है, डेटा एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर पर कैसे भेजा जाता है, ठीक है, वो मॉडल बनाता है। देखो इसमें 7 लेयर होती है। पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सीजन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर हमें पता है सबसे पहले, और वैसे अगर क्रम की बात करते हैं 7वें में आती है, 7, 6, 5,
4 3 2 1 पूछता है कभी कभी इनमें से कौन सा OSI मॉडल का भाग नहीं है, तो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सीजन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर OSI की सबसे ऊपरी सातवीं परत है, ठीक है। यह उपयोगकर्ता और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। यह लेयर मतलब कहते हैं इस लेयर से यूजर सीधे नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करता है, जैसे कि ईमेल भेजना, वेबसाइट खोलना, फाइल डाउनलोड करना, ठीक है। मुख्य कार्य इसका क्या होता है, यूजर को नेटवर्क की सेवाएं उपलब्ध कराना, डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का प्रयोग करना, ठीक है। प्रोटोकॉल, मुख्य प्रोटोकॉल क्या होता है, डॉट HTTPS वेब पेज एक्सेस करने और वेबसाइट खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। FTP एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए, ठीक है। SMTP ईमेल भेजने के लिए, ठीक हो गया। और POP3 IMAP, ठीक है, ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन लेयर में OSI की सबसे ऊपरी सातवीं परत हो गई है, ठीक हो गया। मैंने बता दिया कि यह उपयोगकर्ता और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है, ठीक है। इस लेयर से यूजर सीधे नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करता है, जैसे कि ईमेल भेजना, वेबसाइट खोलना, फाइल डाउनलोड करना, ठीक है। इस एप्लीकेशन लेयर से मुख्य कार्य यूजर को नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध कराना, डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का प्रयोग करना, ठीक है। मुख्य प्रोटोकॉल क्या हो गया, डॉट HTTPS वेब पेज एक्सेस करने और वेबसाइट खोलने के लिए, ठीक हो गया। ये हो गया इसका, ठीक हो गया। मुख्य मतलब क्या कहते हैं मुख्य प्रोटोकॉल क्या है, HTTPS वेब पेज एक्सेस करने और वेबसाइट खोलने के लिए, ठीक हो गया। और FTP का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। POP3 जो है POP3 IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बाकी टेलनेट जो है दूरस्थ कंप्यूटर में रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, ठीक है। DNS किसी वेबसाइट की डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने के लिए, ठीक हो गया। ये प्रयोग किए जाते हैं सब एप्लीकेशन के पास है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर में यह एप्लीकेशन लेयर से प्राप्त डेटा को ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिसे रिसीव करने वाला सिस्टम समझ सके, ठीक है। इसका कार्य डाटा को इनकोड डिकोड कॉम्प्रेस और इंस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्ट करना होता है, ठीक है। मुख्य कार्य डेटा को मानक प्रारूप में परिवर्तित करना, डेटा को कंप्रेस करके ट्रांसफर तेज बनाना, डेटा की सुरक्षा के लिए इसे इंस्क्रिप्ट कोडबद्ध करना, ठीक है। इसका उदाहरण है JPG, MPG, ASCII, SSL, TLS, इसके उदाहरण, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के, ठीक है। JPG EG का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। सीजन लेयर मतलब यह लेयर दो कंप्यूटर या ऐप के बीच सेशन स्थापित, नियंत्रित और समाप्त करती है, ठीक है। यह सुनिश्चित करती है कि जब तक कम्युनिकेशन पूरा न हो जाए तब तक दोनों पक्ष जुड़े रहेंगे, ठीक है। मुख्य कार्य इसका कम्युनिकेशन सेशन की शुरुआत और अंत करना, डेटा एक्सचेंज को व्यवस्थित करना, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित करना ताकि डेटा क्रम में रहे, ठीक है। इसका उदाहरण नेट वायर्स हो गया, PPTP हो गया, RPC हो गया, SIP हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, यह लेयर डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में विभाजित करती है और रिसीवर तक सही क्रमों में पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। यह सुनिश्चित करती है कि डेटा बिना त्रुटि और विश्वसनीय तरीके से पहुंचे, ठीक है। मुख्य कार्य इसका क्या होता है, डेटा को छोटे भागों में तोड़ना, ठीक है। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल करना, ठीक है। इन टू इन कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अगला है मुख्य प्रोटोकॉल जो होता है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसका होता है TCP, ठीक है। मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर होता है ये। और UDP जो होता है यूजर डाटाग्राम मतलब डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तेज होता है लेकिन अविश्वसनीय ट्रांसफर होता है ये, ठीक हो गया। और नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क तक दूसरे तक पहुंचाने के लिए रूट तय करती है ये। और यह लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे IP एड्रेस का प्रयोग करती है ताकि डेटा सही स्थान पर पहुंचे, ठीक है। मुख्य कार्य राउटिंग को पथ मतलब कहते हैं क्या कहते हैं पैर डिटर्मिनेशन, ठीक है। पैर डिटर्मिनेशन IP एड्रेस का उपयोग कर डिवाइस की पहचान, पैकेट्स को सही गंतव्य तक भेजना क्या है इसका कार्य होता है, ठीक है। मुख्य प्रोटोकॉल हो गई नेटवर्क लेयर की IP, ICMP, OSPF, BGP, RIP, ठीक है। और डाटा लिंक लेयर यह लेयर नेटवर्क की दो नोड्स के बीच डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करती है, ठीक है। यह डेटा को फ्रेम्स के रूप में भेजती है और एरर क्या कहते हैं डेटिनेशन करती है, ठीक है। मुख्य कार्य डेटा को फ्रेम में पैक करना, ठीक है, त्रुटियों की पहचान करना। और क्या है मैक एड्रेस का उपयोग कर हार्डवेयर की पहचान करना होता है, ठीक है। उदाहरण इथरनेट हो गया, PPP हो गया, HDLC हो गया, ATM हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अब है फिजिकल लेयर, यह OSI मॉडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। यह डेटा को बीट्स या 0 और 1 के रूप में विद्युत या ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित कर भेजती है, ठीक है। यह लेयर नेटवर्क की हार्डवेयर घटकों से जुड़ी होती है, ठीक है, जैसे केबल, हब, नेटवर्क कार्ड आदि, ठीक है। मुख्य कार्य बीट्स को ट्रांसफर कराना, वोल्टेज, केबल, कनेक्टर आदि सिग्नल की देखरेख करना होता है इसका, ठीक है। देखो ईमेल से क्या होता है, ईमेल से मतलब जैसे हम क्या कहते हैं भेज सकते हैं ऑडियो, पिक्चर, वीडियो फाइल जैसा भेज सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट 1970 में तैयार किया गया था। सबसे पहले ईमेल 1971 में रे टॉमिंसन क्या कहते हैं ARPANET के माध्यम से भेजा था। फादर ऑफ ईमेल इन्हीं को बोलते हैं, रे टॉमिंसन, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ईमेल सुविधा प्रदान की पहली कंपनी, ठीक है, कॉम्यूट से PC पर 1979 में हुई थी, ठीक है। ईमेल सुविधा प्रदान की थी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन थी, कॉम्यूट थी, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर पर इसने प्रदान की थी 1979 में। आधुनिक स्वरूप भारतीय शिया अयोध्या मतलब क्या कहते हैं आधुनिक स्वरूप भारतीय शिवा अयोध्या प्रदान के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं SMT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल हो गया, ठीक है क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ईमेल भेजने में यूज होता है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। POP जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल रिसीव करने में यूज होता है। POP क्या कहते हैं एक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और IMEP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, एक से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ईमेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMT हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल, ठीक है, ईमेल भेजने में यूज होता है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का भाग है। दूसरा हो गया ये तो भेजने के लिए काम आता है SMT, और एक POP होता है, IMAP होता है। POP और IMAP रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल रिसीव करने में यूज होता है, ठीक है। POP एक डिवाइस के लिए होता है और रिसीव करने के लिए IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक से अधिक डिवाइस के लिए होता है, ठीक है।
अगला है एसएमटीपी। एसएमटीपी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो इन टू इंड मेथड हो गया, स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड हो गया, ठीक है। और सही ईमेल में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो भाग होते हैं, सरनेम जैसे डोमेन नेम और होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम मतलब जीमेल हो गया हमारा, डोमेन नेम .com हो गया, यूजर नेम हो गया, ठीक है। मतलब ईमेल में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो यूजर का नेम हो गया, एक मतलब डोमेन, एक @ एक डोमेन नेम हो गया, ठीक है। मतलब जिसको हम होस्ट नेम भी बोलते हैं, होस्ट नेम हमारा जीमेल हो गया, ठीक हो गया। डोमेन हमारा ये .com, यूजर हमारा नाम हो गया, ठीक है। और ये डॉट जो ऐड है ना, ऐड यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है, ठीक है, ये यहाँ पर भी, ठीक है। ये और ईमेल में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो ऐड है ना, ये अनिवार्य होता है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है, मतलब बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा ही रीड करता है, ठीक है। सेंसिटिव नहीं होती है ये, ठीक है क्या। और ईमेल आईडी में अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। 320 कैरेक्टर होते हैं, साइज 25 MB, स्टोरेज 15 GB होती है, ठीक है। 500 पर डे भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, टू मतलब जिसको भेजा जाना होता है उसे वो कहते हैं, ठीक है। सीसी मतलब होता है मेरे अलावा किसे भेजा है पता होता है हमें, ठीक है। इसे कार्बन कॉपी बोलते हैं हम। और बीसीसी मतलब मेरे अलावा किसी को पता नहीं होता, इसे बीसीसी बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक हो गया। और सीसी मतलब 50 ID सिलेक्ट होते हैं, इसमें बीसीसी में कितने भी भेज सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट जो भेज रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, ठीक हो गया। सब्जेक्ट जो भेज रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। और अटैचमेंट हम कर सकते हैं ऑडियो वीडियो इमेजिंग, ठीक है, मतलब इमेज, ठीक है। तो बीसीसी मतलब कितने भी भेज सकते हैं हम, ठीक है। और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलता है। और सीसी मतलब कार्बन कॉपी 50 ही आईडी सिलेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। मेरे अलावा किसी भेजा ही पता होता है, ठीक। ईमेल स्पूफिंग, फेक आईडी द्वारा भेजा गया होता है अनचाहा मेल होता है ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। ऐसे मेल भेजने वाली स्पूफर कहलाते हैं, ठीक है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कराता है, जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू, इंडिया टाइम्स, जोहो मेल, प्रोटोन मेल, आउटलुक, रेडिफ, ठीक है। और क्या कहते हैं, ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है, एसएमटीपी, ठीक है। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, ठीक है। और निलोत्पल मृणाल द्वारा रचित द डार्क हॉर्स, ठीक हो गया। अच्छा, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है, तो पीओपी और आईएमपी, ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस का पहला भाग यूजर नेम होता है, दूसरा भाग डोमेन नेम होता है, ठीक है। अच्छा, एमएस एक्सेल डाटाबेस तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है, डाटा ऑर्गेनाइज करने में, डाटा स्टोर करने में, डाटा एनालिसिस करने में, डाटा एंट्री करने में। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये, ठीक हो गया। और अगर एमएस एक्सेल में फाइल को सेव नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट बुक वन या वर्क बुक वन के नाम से सेव होती है, ठीक है। एमएस एक्सेल में प्रत्येक वर्क बुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है, ठीक हो गया। कुल कॉलम इसके होते हैं हमारे, ठीक हो गया, ये तो छोड़ो, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, एमएस एक्सेल में प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट की 3 सीटें होती हैं, ठीक है। अच्छा, फाइल नेम में 31 कैरेक्टर होनी चाहिए एमएस एक्सेल की। और एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है सेल कहलाता है, और रॉ और कॉलम का मिलान बिंदु सेल कहलाता है। किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम लिखते हैं, फिर रॉ लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। ये डी, ये पहले क्या लिखते हैं, किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम लिखते हैं, कॉलम डी, और फिर रो लिखते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ऑफिस बटन। जो एमएस एक्सेल में ऑफिस बटन होता है उसमें मिनिमाइज देखने को मिलता है, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। टाइटल बार के नीचे हमें मेन्यू बार देखने को मिलता है, जैसे था हमारा होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, ये मेन्यू बार में होते हैं, ठीक है। जो ओपन हुआ था मेन्यू बार में उसे रिबन कहते हैं, ठीक हो गया। एमएस एक्सेल में जूम 400% तक होता है मैक्सिमम, 10% मिनिमम, ठीक है। 4 ऑपरेट होते हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेटर एक ऑटोमेटिक हो गया, प्लस माइनस एक कंपैरेटिव होती है, जिसे लॉजिकल बोलते हैं। एक टेक्स्ट हो गया हमारा, एक जगह एक रखने में, एक रेफरेंस हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की F1 मतलब हेल्प, F2 मतलब एडिट सेलेक्ट सेल, ठीक है। और क्या कहते हैं, F3 मतलब फाइल नेम पेस्ट, और F5 मतलब गो टू स्पेसिफिक सेल, विशेष सेल में जाने के लिए, और F7 मतलब स्पेलिंग चेक होता है, और F11 चार्ट बनाने के लिए, और F12 सेव फाइल करने के लिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फॉर्मूला विंडोज होता है, ठीक हो गया। अब कुछ कंप्यूटर भाषा की मैं बात करूँ, जैसे फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन जो है ये भाषा जो है जॉन बेकस, किसके द्वारा, जॉन बेकस, बेकस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कोबोल, कोबोल का मतलब ग्रेस हापर, ग्रेस हापर के द्वारा किया था, ठीक है। और सी भाषा जो है ना, सी भाषा, ये डेनिस रिची, ठीक है, डेनिस रिची, ठीक है। C++ की अगर मैं बात करूँ, ये किसने किया था, ये किया था बियार स्ट्रास्ट्रप ने, ठीक है। जावा, जावा किया था इसने जेम्स ने, जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है, जेम्स गॉसलिंग। पाइथन, पाइथन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाइथन, पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, गुड्डो, गुइडो, ये हो गया गुइडो वैन रोसम ने, ठीक है। तो फोटोन का किसने किया था, जॉन जॉन बेकस ने किया था हमारा, ठीक है। फोटोन लैंग्वेज का, ठीक है। कोबोल लैंग्वेज का हमारा किया था ग्रेस हॉपर ने किया था। बेसिक का किया था हमारा, और जो सी भाषा का किया था हमारा, किसने किया था, वो सी भाषा का डेनिस रिची ने। और बेसिक का एक बेसिक भी है, बेसिक लैंग्वेज, इसका किया था जॉन कैमिनी ने, कैमिनी जॉन कैमिनी ने किया था, ठीक है। और सी भाषा मैंने बता दिया हमारा डेनिस रिची ने। और C++ हमारा बियारनी स्टार्टअप हो गए हमारे। और जावा भाषा हो गया जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये पाइथन हो गया हमारा गुइडो वैन रोसम, ठीक है। बाकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये याद रखना। दूसरे में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पूछता है कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया था, तो वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में प्रयोग किया था। दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में हो गया आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, और चौथे में हो गया ये माइक्रो प्रोसेसर का, चौथे में, पांचवें में हो गया एआई, ठीक है, एआई का। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहले कंप्यूटर पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का, और पांचवें में एआई का किया गया था, ठीक है, प्रयोग। पहले जॉन मैकार्थी एआई के जनक माने जाते हैं, जॉन मैकार्थी, ठीक है। अच्छा, कुछ वायरस होते हैं जिसे हम मॉलवेयर बोलते हैं, ठीक है, मॉलवेयर, ठीक है। एक तो होता है जैसे हमारा वॉर्म हो गया, वॉर्म, ठीक है, बनाता है वॉर्म, क्या बनाता है ना, अपने आप ही फैलती रहता है, अपने भी फाइल बनाएगा, ठीक हो गया। और इसी नेटवर्क को प्रभावित करेगा, वॉर्म, ठीक है, वॉर्म। एक ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ना, ये उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, तुम्हें लगेगा कि यार ये उपयोगी सॉफ्टवेयर, लेकिन अंदर से नुकसान करता है ये ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। एक होता है स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब ये होता है ना, स्पाईवेयर जो होता है ना, स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी करने की कोशिश करता है, स्पाईवेयर, ठीक है। और एक होता है हमारा रैन, एक होता है रैन समवेयर, रैन समवेयर होता है, रैन समवेयर। ये क्या करता है ना, ये करता है हमारा डेटा को लॉक करके फिरौती मांग सकता है, ये रैन समवेयर, ठीक है। ये याद करो, एडवेयर क्या करता है ना, अनचाही विज्ञापन दिखाता है। ऐड वैसे याद रख लो, देखो एडवेयर अनचाही विज्ञापन दिखाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ क्या कहते हैं ना, कुछ वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं ना, कुछ जैसे बोलते हैं ना, वाइट एट, ठीक है। जो वाइट एट होता है ना, वाइट एट,
वाइट हैट मतलब सफेद टोपी, हम समझ लो। वाइट हैट क्या करते हैं ना, ये इथिकल हैकर होते हैं। कैसे हैकर होते हैं ये? इथिकल, ETHICAL, इथिकल हैकर होते हैं, ठीक है। ऐसे सुरक्षा कमियां, मतलब सुरक्षा की कमियां खोज कर उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं, ठीक है। इनका काम जो है कानूनी होता है, व्हाइट हैट का, ठीक है। और ये ब्लैक हैट होते हैं। ब्लैक हैट क्या होगा, नाम से ही ब्लैक हैट है ये, तो मतलब इसका क्या होता है, गलत उद्देश्य होता है, मतलब गलत उद्देश्य से हैकिंग करना होता है, ठीक है। जैसे डेटा चोरी करना, ये चीज़ है, ठीक है। ये तो ईजी हो जाता है, आदमी ब्लैक करके कर ही लेता है, सही, ठीक है। मेन दिक्कत आती है ब्लू हैट। ब्लू हैट आपसे ऐसे पूछेगा कि ब्लू हैट हैकर किससे संबंधित है, ब्लू हेड हैकर किससे संबंधित है, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू हेड हैकर तो ये किसी सिस्टम की सुरक्षा जांच के लिए काम करता है। कोई भी सिस्टम है उसकी सुरक्षा जांच के लिए काम करता है। कई बार कंपनियां इन्हें अपनी सिस्टम की कमियां ढूंढने के लिए बुलाती है, ठीक है। किसको बुलाती है? तो ब्लू हेड को। आपसे पूछेगा कि कई बार कंपनियां किन्हें अपनी सिस्टम की कमियां ढूंढने के लिए बुलाएगी, ब्लू हेड या व्हाइट हेड या इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो मैंने बता दिया ब्लू हेड, ठीक है। व्हाइट हेड क्या करता है, अच्छा सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है, अच्छा होता है। ब्लैक हेड गलत के लिए होता है, ठीक है, गलत काम करता है, ठीक है। और ब्लू हेड जो है सुरक्षा का परीक्षण करता है। तो पूछता है कि सुरक्षा परीक्षण के लिए किस हेड का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब ब्लू हेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लू हेड का, ठीक है। अच्छा, अब होते हैं हमारे कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में एक फंक्शन F1 होता है। जैसे फंक्शन की होता है F1 टोटल F से लेकर F12 तक होते हैं, कितने होते हैं, F12 तक होते हैं, ठीक है। अच्छा, F1 जो होता है ना, ये होता है हमारा हेल्प, हेल्प के लिए। F2 होता है जो किसके लिए होता है, रीनेम के लिए होता है, सहायता करना। ये F3 क्या होता है हमारा, खोजना, खोजना। पहला हो गया हेल्प, फिर क्या हो गया, तो मतलब पहला हो गया हेल्प, फिर ये क्या है, नाम बदलना, नाम बदलना, ये हो गया खोजना। फिर क्या हो गया ये, मतलब क्या कहते हैं, एड्रेस, क्या कहते हैं, एड्रेस बार और खोलना, ठीक है। फिर ये होता है रिफ्रेश, रिफ्रेश हो गया। फिर क्या है, स्क्रीन, स्क्रीन के भागों के बीच होता है ये, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, F7 क्या होता है ना, स्पेलिंग ग्रामर को चेक करता है, ये स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, ठीक है। और आठ मतलब क्या होता है ना, आठ का मतलब क्या होता है ना, मतलब क्या होता है, स्टार्टअप सिलेक्शन, ठीक है। स्टार्टअप सिलेक्शन संबंधित कार्य होता है इसमें, ठीक है। 9 में क्या होता है, रिफ्रेश अपडेट करना। F10 में क्या होता है, F10 में मेन्यू बार सक्रिय करना, ठीक है। F11 में क्या होता है, फुल स्क्रीन, F11 में क्या होता है, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, ठीक है। और F12 में क्या होता है, सेव, ठीक है। तो F1 में क्या होता है, F1 में होता है हमारा हेल्प करना, सहायता। F2 में क्या होता है हमारा, नाम बदलना। F3 में हमारा क्या होता है, सर्च खोजना। F4 में हमारा क्या होता है, एड्रेस बार, ठीक है। और F5 में क्या होता है हमारा, रिफ्रेश करना। F6 में क्या होता है, स्क्रीन के भागों के बीच जाना, ठीक है। F6 का मतलब, F7 का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, स्पेलिंग चेक करना। F8 का मतलब क्या होता है, जो मुझे कहते हैं स्टार्टअप सिलेक्शन से संबंधित कार्य होता है F8 में। F9 में क्या होता है हमारा, कई प्रोग्रामों मतलब रिफ्रेश होता है, अपडेट होता है, ठीक है, F9 का। ये F10 का मतलब क्या होता है, F10 का मतलब होता है मेन्यू बार, जो मेन्यू बार होता है मेन्यू बार सक्रिय करना, F10 का मतलब हो गया। F11 का मतलब क्या हो गया, फुल स्क्रीन करना, ठीक है। और F12 का मतलब क्या हो गया, सेव एज़ करना, ठीक हो गया। और इंटर का मतलब आपको बताइए, आदेश देना या नई लाइन देना, ठीक है, ये भी इंटर का मतलब हो गया। और स्पेस बार आपको बताया खाली स्थान पे, बैक स्पेस आपको बताया पीछे का अक्षरों करना, ठीक है। शिफ्ट मतलब क्या होता है, बड़े अक्षर और ऊपर के चिन्ह लिखना, ठीक है, बड़े अक्षर। शिफ्ट मतलब क्या होता है, शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट मतलब क्या होता है, बड़े अक्षर और ऊपर की चिन्ह लिखना, ठीक है। आपको कैप्स लॉक पता है, आपको बड़े अक्षर लिखना। ऐसे टैब होता है, टैब मतलब अगली जगह जाना या कोई खाना बदलना है, उसमें टैब का प्रयोग करता है, ठीक है। कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की के साथ, कोई भी शॉर्टकट की के साथ हम कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एल्ट का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है ना, मतलब विशेष कमांड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ESC क्या होता है, ESC जो होता है ना, काम रद्द करना होता है, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, जैसे पेज अप का मतलब क्या है, ऊपर जाना। अगर पेज अप का मतलब क्या होगा, ऊपर जाना हो गया। बाकी कंट्रोल C आपको पता ही है, कॉपी करना। कंट्रोल V आपको पता ही है, पेस्ट करना, ठीक है। कंट्रोल X वैसे ही देखो कट करना। कंट्रोल Z क्या है, अंडू करना। कंट्रोल Y क्या है, रीडू करना। कंट्रोल S क्या है, सेव करना। कंट्रोल P क्या है, प्रिंट करना, ठीक है।